हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ फिज़िक्स। ओके, हिस्ट्री और सिविक्स नहीं, अब हम फिज़िक्स पर स्विच कर रहे हैं। सो दैट वाज द सरप्राइज जो मैंने आपको बोला था। अब हम आईसीएससी कनेक्ट में एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन कर रहे हैं विच इज़ फिज़िक्स। ओके, और मैं कैसे आपको ये फिज़िक्स पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, और साथ में कुछ एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे। एंड आई रियली वांटेड टू नो इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन ऑल्सो। इट्स लाइक आप कमेंट करिए जो भी आपको लग रहा है, जो भी चीज़ें होंगी। तो पहले तो आप समझिए कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ फिज़िक्स के साथ में, वो देखिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का प्लानर मैंने दिया था आपको, वैसे ही आपको फिज़िक्स का प्लानर भी मिल जाएगा। और आपके रिवीजन भी होंगे, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। फर्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराऊँगी। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा। उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे, न्यूमेरिकल, और जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्लस आपके जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के लिए सेशंस में लाऊंगी, उसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट अब हम श्री गणेश करते हैं फिजिक्स का, और जो भी चीज़ें होंगी लेट्स जस्ट एंजॉय द फिजिक्स एज वेल। अपना मज़े करके अच्छे से फिजिक्स भी पढ़नी है। और एंड आई मेक श्योर कि आपके फुल मार्क्स के लिए ये जो एक सब्जेक्ट हमने ऐड ऑन किया है, यू विल गेट इट। ठीक है, अच्छे से बस तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है, 3 टाइम्स वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मंडे से आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेगा। हिस्ट्री का तो आपको मिल ही रहा है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, और प्लस अब आपको फिजिक्स का भी मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स का पहले मैं कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद एमसीक्यूज, और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल, ऐसे करके 1 चैप्टर हम फिनिश इट अप करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू लगा लेते हैं। अब स्टार्ट किया ये तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कुछ कुछ। और मैं मुझे पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट शायद कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो टेंशन मत लो, बाद में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं। अभी आज हम लोग थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्या है कैसा है, ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा बहुत चैप्टर का। ठीक है, और थोड़ी आपसे बातें भी हो जाएंगी इसी बहाने। चलो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, हमारा क्या है। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल कई सारे पूछे गए हैं। आपका 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ओके, तो अभी क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था आपका, कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जस्ट सपोज आपका डोर, ठीक है, ये आपका डोर है, ये आपका एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इस पर जब आप एक कहीं फोर्स अप्लाई करते हो कहीं पर, तो क्या करता है, ये खुलता है या फिर बंद होता है, राइट। और आपका जो फिक्स पॉइंट है वहाँ से फोर्स के बीच की एक डिस्टेंस होती है, राइट, जो कि दरवाजे की डिस्टेंस होती है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, तो अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स आपका डिपेंड करता है इस आर और एफ पर। ठीक है, जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ फोर्स लगाया इस डिस्टेंस पर जिसकी वजह से इस डोर में कुछ मूवमेंट हुई, और वो मूवमेंट खुलने या बंद करने की ज़ोर से, कभी धड़ाक से दरवाज़ा बंद हो जाता है ना बहुत ज़ोर से, तो वो सब मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से है कि वो साउंड आ जाता है ऐसे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है आपका, इट डिपेंड्स ऑन आर एंड एफ। आर क्या है यहाँ पर, आपकी डिस्टेंस हो गई, और एफ क्या है, आपका फोर्स हो गया जो अप्लाई हुआ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स। अच्छा, तो इसने यही पूछ लिया, डिपेंड किस पे करता है, और हमने तो अभी भी देख लिया है। तो ऑप्शन ए देखो, ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, नहीं सिर्फ फोर्स पर तो नहीं है, आर भी है इसमें। ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, नहीं, आर भी है और एफ भी है। ऑप्शन सी देखो, नीदर ऑन द फोर्स नॉर ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो कैंसिल, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किसी पे भी कैसे हो सकता है। उसके बाद बोथ ऑन द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी और हमारे फोर्स जो अप्लाई किया गया है एक्सिस पर उस पर भी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, वन मोर थिंग कि आपको जो मैं ये सॉल्यूशंस करा रही हूँ ये आपकी सेलिना पब्लिकेशन बुक के हैं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। सबका सॉल्यूशन आपको इजीली यहाँ पर अवेलेबल होगा, न्यूमेरिकल से, एमसीक्यू से, जितने भी लॉन्ग शॉर्ट जो भी हैं। ठीक है, सो आपको एक ही स्टॉप पर आना है, यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, रेस्ट जो पीडीएफ है वो तो आपकी आईसीएससी कनेक्ट ऐप पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप ले लोगे, और नोट्स में प्रॉपर आपको बना करके दूंगी, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो कैसा है। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि आर और एफ पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है,
लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स, और इट कुड बी कॉल्ड एज टॉर्क, टॉर्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगी, देन यू विल गेट टू नो, सबके एग्जाम्पल अच्छे से मैं बताऊंगी, अच्छे से प्रॉपरली आपको पीपीटी में एग्जाम्पल्स विद इमेजेस मिलेंगे, आप प्रैक्टिकली कर पाओगे, ठीक है। परेशान मत हो उसके लिए। अभी बस हम एक ऐसे ही ओवरव्यू ले रहे हैं आज की क्लास के लिए कि कैसा क्या फिजिक्स में चल रहा है, थोड़ा सा लाओ ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हाँ मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको फिजिक्स, और आप भी मज़े करके पढ़ना, इतना टेंशन मत लेना। एंड प्लस फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के सॉल्यूशन एमसीक्यू वाले नहीं करने वाले हैं, मैं भले ही एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हम ये आपके सॉल्यूशन इस चैप्टर के इसी में है, ठीक है। तो इसे पूरा देख लेना वीडियो को एंड तक। आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो मैंने सारे एक ही जगह पर कर दिए हैं, बिकॉज बुक में आपके सेपरेटली दिए हैं ना टॉपिक वाइज, यहाँ पर मैंने आपको एक साथ दे दिया है, ठीक है। अप्रॉक्स 12 to 13 क्वेश्चन हैं। ओके, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेज, तो यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट हमें यहाँ पर बतानी है क्या होगी। अच्छा देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन। और आर, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है एसआई में, बताओ, दैट इज मीटर। तो क्या हो गया, ये एम और एन ही तो हो गया, मीटर न्यूटन। अब चाहे न्यूटन इधर लिख दो, चाहे मीटर उधर लिख दो, बात तो एक ही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, एन और एम, ठीक है, सिंपल। वन मोर थिंग, मेरे पास मेरी पेंसिल नहीं है, इसीलिए राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, सो प्लीज़ बेयर इट। मेरे को क्या करूँ, मेरे पास है नहीं है, मैं ऐसे अपनी फिंगर से आई एम यूजिंग इट, ऐसे लिख लिख के, और बहुत ही ख़राब राइटिंग आ रही है, सो प्लीज़ एंजॉय इट, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, इन ऑर्डर टू रोटेट अ बार पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट वी नीड टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ भी मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है क्योंकि देखो समथिंग इज फिक्स्ड, ओके। तो चलो देखते हैं क्या है, एक बार है, ठीक है, एक बार है विच इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट पर, ये फिक्स है, ठीक है। जस्ट इमेजिन सीसॉ, ठीक है, बीम वाला सीसॉ देखा है ना, तो ऐसे वो मिड में क्या है कि कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको क्या होना है, इन ऑर्डर टू रोटेट, इसको रोटेट होने के लिए, मतलब कि ऐसे गोल 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 घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई व्हाट, ऑप्शंस देख लेते हैं। अ लार्ज फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन दी बार, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर इस बार पर फोर्स लगा दूं किसी भी डायरेक्शन से, तो क्या ये रोटेट करने लग जाएगा, नॉट एट ऑल, नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन 1 इज तो हटा ही देते हैं, एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी, अ स्मॉल फोर्स एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट वेयर इट इज पिवटेड, अगर मैं मिड में कोई फोर्स लगा दूं तो क्या ये रोटेट करने लग जाएगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन बच्चा, इमेजिन करो, इमेजिन। अब मिड में अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो क्या रोटेट करेगा, नहीं बाबा, वहीं पर फिक्स रह जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हटा दो, ये ऑप्शन भी बेकार है। ऑप्शन सी देखो, टू अनइक्वल फोर्सेस एट दी टू एंड्स, ठीक है, अनइक्वल फोर्सेस एट दी टू एंड्स बट इन दी सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं क्या करूं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और सेम डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दूं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ लगा दिए, सेम डायरेक्शन में 2 फोर्स लगा दिए, एक मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का, एक मैंने लगा दिया 20 न्यूटन का, ठीक है। अनइक्वल है ना, मतलब एक ज़्यादा एक कम है, और डायरेक्शन लेकिन सेम है, तो क्या ये रोटेट करेगा, बताओ। अगर दोनों मैं इधर से लगा दूंगी तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, नहीं, ये इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, ये शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, नहीं तो टूट जाएगा यहाँ से, लेकिन ये यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा, फाइन। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, वो देख लेते हैं, फिर से बार बना दूँ चलो ठीक है। देखो ऑप्शन डी क्या है, टू इक्वल फोर्सेस एट दी टू एंड्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल फोर्सेस मतलब मैं सपोज कर रही हूँ कि 10 न्यूटन के हमारे जो फोर्सेस हैं 2 हैं, ठीक है, और 2 एंड्स पर लग रहे हैं, ठीक है, 2 एंड्स पर मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक हमारा इस एंड पर लगा दो ऐसे करके, और एक हमारा इस तरफ लगा दो, ठीक है। मतलब एक हमारा ऊपर की तरफ लगाया है मैंने और एक हमारा नीचे की तरफ लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई फोर्स की। अब ये वाला जो फोर्स है वो क्या ट्राई करेगा कि इसको नीचे ले जाए, और ये वाला जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ये ट्राई करेगा कि ऊपर लेके जाए, और दोनों इक्वल हैं। तो जब इक्वली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉक हो या क्लॉक हो, ऐसे आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ना, क्लॉकवाइज वाली हो रही है यहाँ पे, तो आपकी क्या होगी, ऐसे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। किसी एक तरफ आपकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, मतलब कि
टू इक्वल फोर्सेस एट टू एंड्स अगर हम लगाएं और ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे तो हमारी जो बार है वो रोटेट करने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रोटेट कब करेगी हमारी बार, जब मिड से फिक्स है। तो हमारी जो डी वाली कंडीशन है वो फुलफिल करती है कि वो रोटेट करने लगेगी। ठीक है, समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अभी जब हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस। ये देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर जैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। अ बॉडी इज acted upon by two unequal forces in opposite directions but not in one line। तो इसका इफेक्ट बताना है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो इफेक्ट दिया गया था कि रोटेट करने लगेगा, बट कंडीशन बतानी थी। इसमें देखो क्या बताना है, कंडीशन इन्होंने दे दी है और हमें इसका इफेक्ट बताना है इस कंडीशन का। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक बार बनाओ फटाफट से। ठीक है, एक बार हो गई, एक बॉडी हो गई। अब इस पर क्या है कि आपके दो अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं बट नॉट इन वन लाइन। नॉट इन वन लाइन का मतलब क्या हुआ, समझो। नॉट इन वन लाइन का मतलब हुआ कि आपका अगर फोर्स इधर से लगा हुआ है एक, ठीक है, तो सेम लाइन में आपका दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सेम लाइन में फोर्स नहीं लगेगा। ओके, मतलब कि कहीं और लगेगा इस पर। ठीक है, तो एक आपका लग गया यहाँ से और एक आपका लगा देती हूँ मैं दूसरी जगह से। लेकिन देखो फोर्सेस क्या है, अनइक्वल भी हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन भी है। एक अगर इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में लगेगा, और सेम लाइन पर तो है ही नहीं तो थोड़ी दूसरी जगह पर लगेगा। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स रोटेशन तो होगा। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लग रहे थे तो रोटेशन हो रहा था। यहाँ अनइक्वल है, यस अनइक्वल है। दैट मीन्स ये मान लेते हैं 10 न्यूटन का है और ये मान लेते हैं 20 न्यूटन का है। ठीक है, तो रोटेशन तो होगा, समझ गए, रोटेशन तो होगा, लेकिन एक तरफ से ना फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा रोटेशन ये वाला तो हो रहा है, लेकिन साथ में एक फोर्स थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉडी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट भी करेगी। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा यहाँ पर, समझ रहे हो, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा यहाँ पर। और ये रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती है फोर्स लगने पर। ठीक है, तो बॉडी दूसरी जगह पे दूसरी जगह मूव भी करेगी और साथ में रोटेट भी करेगी। दैट मीन्स ये कुछ ऐसी सी दिखेगी, देखो ऐसे रोलिंग 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 रोलिंग। ठीक है, रोल करती हुई आगे जाएगी। जैसे कि ढक्कन, बॉटल की ढक्कन को अगर तुम ऐसे घुमा देते हो, ठीक है, और एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, मान लो मेरी फिंगर से मैं ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ बॉटल की ढक्कन पे और दूसरी साइड से कम है, तो वो रोटेट भी कर रही है और वो अपनी जगह से मूव भी हो रही है। दैट मीन्स रोलिंग 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 मोशन भी हो रहा है, यानी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं। तो अब देखो ऑप्शन, देखो बैक टू द ऑप्शन। आपका क्या हुआ, द बॉडी विल हैव ओनली द रोटेशनल मोशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि दो मोशन हो रहे हैं। द बॉडी विल हैव ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन, नो। द बॉडी विल हैव नीदर द रोटेशनल मोशन नॉर द ट्रांसलेशनल मोशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द बॉडी विल हैव रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन, दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों मूवमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अनइक्वल फोर्सेस की वजह से ट्रांसलेशनल होगा और हमारे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो बॉडी में कौन सा मोशन होगा, रोलिंग मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द अप्लायंस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अभी हम फोर्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैं बार बार आपको कौन सा एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बीम वाला कुछ एग्जांपल दे रही हूँ ना। अभी देखो ऑप्शन देखो, द स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, पेंडुलम क्लॉक, बैलेंस व्हील। तो आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बीम बैलेंस होगा जो आपके इस मूवमेंट वाले अप्लायंस पर मूवमेंट वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, Which of the following is not the force at a distance? Which of the following is not the force at a distance? जब मैं आपको फोर्सेस बताऊंगी तो मैं आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताऊंगी। सम आर लाइक जो बॉडी में कांटेक्ट करने से आते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो बॉडी के कांटेक्ट होने पर आता है। जैसे कि आप मूव कर रहे हो किसी रोड पर, तो आपके फुटवेयर और आपकी जो रोड है उन दोनों के बीच कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, राइट। और आपके जो बाकी कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो दूर से लगते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका है वो कैसे काम करता है, वो टच होने पर भी काम कर रहा है, क्योंकि आप जब अर्थ पे हो और अगर आप आसमान में उड़ रहे हो ना तो भी ग्रेविटी काम कर रही होती है, तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना टच किए भी फोर्स वो काम कर सकता है। आप क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट देखना, नॉट द फोर्स एट अ डिस्टेंस। नॉट द फोर्स एट अ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस पर नहीं, कॉन्टैक्ट के साथ काम करता है। यानी कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दूरी से काम करता है, डिस्टेंस पर काम करता है, तो ये तो हटा दो। ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी दूरी से काम कर सकता है, मतलब डिस्टेंस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी फोर्स काम करेगा। मैग्नेटिक फोर्स ये भी डिस्टेंस पर काम करता है। आप सामने आयरन रखो, मैग्नेट रखो, देखो अट्रैक्ट कर लेता है ना, बिना किसी कॉन्टैक्ट के ही अट्रैक्ट कर लेता है। बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉट द फोर्स एट अ डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि उसको कॉन्टैक्ट चाहिए है, उसके बीच डिस्टेंस हुई तो वो फोर्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपके न्यूटन के 3 लॉ हैं, रिमेंबर, जल्दी से रिकॉल करो। फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया वाला, सेकेंड इज रेट चेंज ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड वन इज एक्शन रिएक्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला हो गया इनर्शिया, सेकेंड वाला आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स dp/dt इज इक्वल्स टू F अप्लाइड, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है आपका? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, आपका जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी, ठीक है। डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूँगी और बहुत इजीली सारे एग्जाम्पल बता के। न्यूटन्स लॉ तो आपको मैं एकदम रटाने वाली हूँ बहुत कायदे से, आप हर चीज़ में फॉलो कर लोगे तुरंत से और हर किसी को बता सकोगे। चलो ये देखो, अच्छा ये एक डेफिनेशन है आपकी न्यूटन की। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी जो डेफिनेशन है 1 न्यूटन की, कि 1 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट करता है उसको बताना है, ठीक है। सो आपकी 1 न्यूटन की डेफिनेशन होती है कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. That means 1 Newton is equals to what? आपकी जो 1 kg की बॉडी होती है उस पर कितना एक्सेलरेशन होता है? अगर इतना फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आ रही है बात? यानी इतना आपका मास होना चाहिए बॉडी का और ये एक्सेलरेशन होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो देखो यहाँ ऑप्शन से इस इक्वेशन को कोई फुलफिल कर पा रहा है? एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, ग्राम तो है ही नहीं, हटा दो। एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg, 1 kg तो ठीक है लेकिन सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी हटा दो। एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम, ना तो 1 ग्राम इसमें सही है ना ही सेंटीमीटर सही है। ऑप्शन 4 देखो, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg, तो यही आपका क्या डिनोट करता है? आपका प्रोड्यूस करता है न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स को आपका कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन KGF एंड NAG। ये KGF मूवी वाला नहीं है, ठीक है। KGF यहाँ पे किलोग्राम फोर्स वाला है, न्यूटन फोर्स वो वाला है, ठीक है। तो देखो क्या था आपका KGF, यानी कि 1 KGF इज इक्वल्स टू हाउ मैनी न्यूटन्स, ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। सामने लिख लेते हैं न्यूटन, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है ताज़ा ताज़ा न्यूटन का क्या होता है? देखो 1 किलोग्राम फोर्स, जो आपकी डेफिनेशन है 1 किलोग्राम फोर्स की, 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। तो समझना, न्यूटन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? देखो एक्सेलरेशन और मास पढ़ा। सिमिलरली यहाँ देखो क्या होता है 1 KGF में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि एक्सेलरेशन, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, और साथ में आपकी जो बॉडी का वेट है, वेट कितना है आपका? 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम का आपका वेट हो गया और जी आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है यूनिवर्सल? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और साथ में आपका ये क्या है? 1 kg है ना, तो 1 kg भी चला दो, ठीक है। 1 kg भी चल गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो ज़रा इधर, तो आपका क्या हुआ? 9.8 हुआ, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करता है ना, ए को, ठीक है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे देखो ए को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्सेलरेशन को, और 1 kg आपका क्या हुआ? वो तो मास हो ही गया। अब ऊपर आओ ज़रा, ऊपर देखो, 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, कुछ सिमिलर सा दिख रहा है? अब समझ लो 1 न्यूटन इसकी वैल्यू है,
यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 न्यूटन लिख देते हैं, ये वैल्यू ही तो फाइंड आउट हुई है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, 1 को आप हटा दो, ये मल्टीप्लाई कर दो 9.8 से 1 को, तो 9.8 न्यूटन हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 1 kgf। ठीक है, ये मैं आपको और भी अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी। आई नो हैंड राइटिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे बताना, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं, 9.8 आपकी जी की वैल्यू हो गई और 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन हो गया। अब ऑप्शन में देखो क्या ये सही है, हाँ ये देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो सेम ही क्वेश्चन है kgf एंड n वाला, kgf मूवी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पर ध्यान देना। ऑप्शन ए, अ बॉडी कैन बी बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द टोटल वेट ऑफ अ बॉडी एक्स एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। डोंट वरी, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क्स का, तो डेफिनेटली इट विल कम। ऑप्शन सी, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बॉडी इज 0 बट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन डी आपका क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज प्लेस्ड। ओके, हमें बताना क्या है, देखो क्वेश्चन पर वापस आओ, इनकरेक्ट बताना है। अब इसमें जो इनकरेक्ट है ना वो हमारी सिर्फ डी है। कैसे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज प्लेस्ड, नो नॉट एट ऑल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी आपका प्लेसिंग की चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि कैसे बॉडी प्लेस्ड हुई, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पीसा की मीनार के बारे में पता है, तो वो क्या है, वो ऐसे टिल्ड सी है बट स्टिल वो बैलेंस्ड है, मतलब कि वो रुकी हुई है, वो गिरती नहीं है। दैट मीन्स अगर उसके प्लेस करने पर वो डिपेंड करती तब तो वो गिर जाती ना। अब यानी कि उसका सेंटर और उसका ग्रेविटी ऑफ मास कहीं ऐसी जगह पर है, इसीलिए वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी नॉट डिपेंड ऑन दी हाउ इट इज प्लेस्ड। ओके, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। फाइन, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, आपकी बुक में एक टेबल है, वो मैं आपको पूरी लर्न कराऊंगी। ठीक है, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको लर्न कराऊंगी, क्योंकि उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है शॉर्ट में या फिर MCQs में। ठीक है, तो वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके उसके बाद आपको याद भी कराऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉल कौन सी होगी, आपका होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बैलेंस करना होगा तो उसका जो सारा मास है वो उसकी बॉडी का पूरा मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि आपका जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है दैट इज़ वेरी नाइस टॉपिक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़कर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपका ऐसे सर्किल बन रहा है। ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा है सर्किल में। ठीक है, ये सेंटर है आपका, मान लो, और यहाँ पर ऐसे यूनिफॉर्मली ये गोल 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 घूमता जा रहा है। कभी आपने पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल घुमाया है किसी धागे में, तो वैसे ही समझ लो। एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो प्रॉपरली ऐसे सर्कुलरली मूव करने लग जाता है ना, इधर उधर कहीं नहीं जाता है और सर्किल क्रिएट करने लग जाता है। तो उस टाइम पर जो उसकी स्पीड होती है ना, जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो गोल 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 घूम रहा है, अभी दूसरा बना देती हूँ, ऐसे गोल 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 घूम रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म हो चुकी होती है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड हो चुकी होती है, इसी वजह से इसको क्या हम बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। बट एक और चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो चेंज करती रहती है। अगर वो चेंज नहीं करेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी वेलोसिटी की, तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा ना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन एकदम सेम चलती चली जा रही है और स्पीड भी यूनिफॉर्म, तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। चूंकि ये आपका ये सर्कुलरली मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होती है आपकी। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी टेंशन मत लो, प्रॉपरली डायग्राम से सब अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल, लेकिन आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है एक टाइम के बाद में। अभी देखो, धागा बांध के जरा पत्थर को गोल 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 घुमाना, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपका स्पीड यूनिफॉर्म। ये आपका लास्ट क्वेश्चन
कंक्लूजन था इस चैप्टर से। अब हम धीरे धीरे करके आपकी जो ये बुक है सेलिना पब्लिकेशन की, उसके सारे सॉल्यूशंस भी कर लेंगे, और मंडे को आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं करूँगी, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको फिजिक्स पढ़ने में। आई एम टेलिंग यू, आई मेक श्योर कि आपको मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आप प्रैक्टिकली चीज़ें रिलेट कर पाओगे, और न्यूमेरिकल तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट। अब नई स्टार्ट करते हैं, फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहना, अपना शेड्यूल बना लो, थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो हर एक सब्जेक्ट को, धीरे धीरे हो जाएगा, ऑल्टरनेट डेज पर दो। इफ़ इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सजेशन है, सो प्लीज़ कमेंट करना, मैं देखती हूँ। और बाकी आपके लाइव सेशंस तो होते ही रहेंगे सैटरडे को इवनिंग में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।